इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट रियल एनालिसिस में थोड़ा जाके दूंगा कि एरिया अंडर द कर्व कैसे होता है। एरिया अंडर द कर्व कैसे होता है ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे जाके थोड़ा सा आपको दूंगा। अभी इसकी जो सेकेंड ईयर में आप जिस तरह से इसको सॉल्व कर रहे होते हैं उसी तरह से ही आप इसको कॉन्सेप्ट बनाएं कि इंटीग्रल कैसे लेते हैं। डेरिवेटिव का अपोजिट होता है पावर रूल, उसके अलावा प्रोडक्ट रूल जो होता है, जिस तरह से वो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं वही यहाँ पे तमाम रूल्स आपको अच्छी तरह से पता है। इसमें एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट मैं देख रहा था, वही जस्ट मैं हाईलाइट करके तो आगे चलता हूँ। इसमें पार्टीशन के हवाले से कुछ एमसीक्यूज बन सकते हैं, बट उसको मैं रियल एनालिसिस पे छोड़ देता हूँ क्योंकि उधर जाके हमने इसका देखना है। सम्स के दो फार्मूलाज लिखे हुए थे वो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको यहाँ पे, सिग्मा नोटेशन एंड इसमें बहुत ट्रिवियल सी चीज़ें। इसमें ये जो नॉर्मली स्टूडेंट्स को ये चीज़ नहीं पता होती कि अगर कांस्टेंट का समेशन ले रहे हैं तो वो कांस्टेंट की समेशन किसके इक्वल आएगी। जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं के इज इक्वल टू 1 और जहाँ पे एंड कर रहे हैं तो अगर कांस्टेंट आ रहा है तो कांस्टेंट की समेशन जो है वो n आती है, जहाँ पे एंड कर रहे हैं उतनी ही उसकी समेशन आती है और मल्टीप्लाइड बाई दैट कांस्टेंट। बाकी रूल्स तो बहुत ट्रिवियल से हैं समेशन के हवाले से। ये आप लोगों को फर्स्ट ईयर से सीक्वेंस वाले चैप्टर में ये तीन दोनों फार्मूलाज वहाँ पे मौजूद हैं, इनको ज़रूर देख लें। रीमान इंटीग्रल्स को हम उधर वहाँ पे देखेंगे रियल एनालिसिस में। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह डिटेल से बहुत सारी चीज़ें समझाऊंगा। यहाँ पे जस्ट वो जो इंटीग्रल की नॉर्मली हम रूल यूज़ करते हैं वही यूज़ करेंगे। इंटीग्रल फंक्शन इंटीग्रेबल कब होता है उसके लिए कंडीशन क्या है कि फंक्शन कंटिन्यूस हो तो वो हमेशा इंटीग्रेबल होता है। क्लोज इंटरवल पे डिफाइन होना चाहिए। ये तो वैसे रियल एनालिसिस की डेफिनेशन है, लेकिन जो बेसिक इसके अंदर मेन जो इसकी कंडीशन चाहिए होती है फंक्शन जो है वो क्लोज इंटरवल पे डिफाइन और कंटिन्यूस साथ होना चाहिए। उसके बाद ये देखेंगे एग्जिस्टेंस थ्योरम लिखा हुआ है ना कि डेफिनेट इंटीग्रल एग्जिस्ट कब करता है, इसका आंसर कब आता है। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो वह इंटीग्रेबल होगा। Function is continuous function is integrable, that is if a function is continuous on an interval a b then it's definite integral, means उसका जो finite integral जो हम जिसको यूज़ कर रहे होते हैं वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा। ये एग्जांपल हम रियल एनालिसिस में भी डिस्कस करेंगे। ये जो फंक्शन होता है स्पेशल टाइप का, एक्स रैशनल हो तो 1 आता है, इरेशनल हो तो 0 आता है, ये रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। ये हम उसके अंदर भी जाके डिटेल्स देखेंगे क्योंकि रीमान इंटीग्रल की यहाँ पे मैं डेफिनेशन नहीं बता रहा, वहाँ पे बताऊँगा रियल एनालिसिस में। तो ये रीमान इंटीग्रेबल नहीं है, यहाँ पे भी देख लें, वहाँ पे आपकी ये एग्जांपल रिवाइज हो जाएगी। ये फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। ये बहुत बेसिक से इसकी फार्मूलाज हैं। कांस्टेंट अगर ये एक दो चीज़ें देख लें ना, ये वाले ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कि अगर लिमिट बी से ए है, अगर लिमिट्स इंटरचेंज करते हैं तो उसके साथ माइनस आ जाता है, लिमिट्स इंटरचेंज करते हैं तो माइनस आ जाता है, और अगर सेम लिमिट्स हैं तो उसका इंटीग्रल ज़ीरो आता है। उसके बाद इसमें जो और है वो ये वाली है, अगर f जो फंक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू हमें पता है तो मिनिमम ऑफ f इंटू बी माइनस ए इज़ लेस देन आर इक्वल टू इंटीग्रल लेस देन आर इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ए। ये रियल एनालिसिस का रिजल्ट भी है, वहाँ पे भी हम इसको देखेंगे। और अगर दो फंक्शंस जो हैं वो इस तरह से रिलेट कर रहे हैं, एक फंक्शन ग्रेटर है दूसरे से ग्रेटर और इक्वल टू है, तो उनके इंटीग्रल्स के दरमियान भी वही रिलेशन ही रहेगा।
अगर एक फंक्शन पॉजिटिव है तो उसका इंटीग्रल भी पॉजिटिव ही आएगा। जैसे हमें जनरली पता है कि फंक्शन जो है, फंक्शन का इंटीग्रल लें तो वो बेसिकली कर्व, एरिया अंडर द कर्व देता है। तो अगर दो फंक्शंस के दरमियान रिलेशन अगर दो फंक्शंस इस तरह करके रिलेट कर रहे हैं कि एक फंक्शन जो है वो दूसरे ग्रेटर और इक्वल टू है, ग्रेटर और इक्वल टू का मतलब क्या है कि ये अगर एफ ऑफ एक्स है तो ये फिर क्या होगा, इसके लोअर जी ऑफ एक्स होगा। तो हमें क्योंकि पता है कि डेफिनेटेड अगर इंटीग्रल है, ये ए है और ये बी, दोनों सपोज कर लेते हैं कि हम बी पे ही स्टॉप करते हैं, दोनों बी पे जाके स्टॉप करते हैं, तो दोनों के जो शेडेड एरिया होगा, जो कर्व एरिया अंडर द कर्व होगा, वो दोनों का इस तरह करके रिलेट कर रहा होगा कि जी ऑफ एक्स के अंदर जो एरिया आ रहा है वो लेस होगा और जो एफ ऑफ एक्स के अंदर एरिया आ रहा है वो ग्रेटर होगा। सादिया ये लेक्चर्स गौर से लिया करें, आप लेट आती हैं रोज़। ये देखें एरिया अंडर द कर्व, तो वही बात वो कर रहा है कि अगर एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू हो जी ऑफ एक्स के, तो जो इंटीग्रल्स हैं इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंगली इंटीग्रल वो भी इसी तरह ही रिलेट कर रहे होंगे। ये वहाँ पे वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। आगे हम एक और चीज़ भी देखेंगे कि अगर हमें कहा जाए कि ये इस कर्व और इस कर्व के दरमियान वाला एरिया फाइंड करें, तो फिर हम क्या करते हैं, हम एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स करते हैं और इन दोनों का हम क्या कर लेते हैं, एज ए होल इंटीग्रल ले लेते हैं, वही लिमिट्स ले लेते हैं, तो हमें एरिया बिटवीन द कर्व्स मिल जाते हैं। एरिया अंडर द कर्व और ये है एरिया बिटवीन द कर्व्स। बाकी ये डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं, आपको इसमें अगर कोई इशू है तो पूछ सकते हैं। अगर फंक्शन नॉन नेगेटिव हो, मीन्स ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो हो और इंटीग्रेबल हो, तो एरिया अंडर द कर्व हमें क्या मिलता है, उसका इंटीग्रल जब हम ले लेते हैं, वही चीज़ ऊपर मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। एवरेज वैल्यू मीन्स क्या होता है कि सपोज आपके पास अगर कोई ग्राफ इस टाइप का है, कि आपके पास इस टाइप का ऐसा ग्राफ कुछ आ रहा है, आप इसका एरिया अंडर द कर्व चेक करना चाहते हैं, ये ऐसे करके है, ये स्टार्ट हो रहा है ए से और एंड यहाँ पे हो रहा है जाके किसी बी पे, तो ये इसका टोटल एरिया होगा। एवरेज वैल्यू समथिंग लाइक इस तरह की आती है कि ये इधर से हमने इसको ये पोर्शन स्किप कर दिया और इधर से कुछ पोर्शन इसका इंक्लूड कर दिया। अब ये एग्जैक्टली एरिया की इक्वल भी आ सकती है, उससे कम भी आ सकती है, उससे थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि हम उसको एवरेज कर रहे होते हैं, ओवरऑल सम करके एक, आप ये सपोज कर लें कि हम उसको रेक्टेंगल की फॉर्म में सपोज कर रहे होते हैं, स्क्वायर की फॉर्म में उसका एरिया कन्वर्ट कर रहे होते हैं। कि आप सपोज करें कि आपके पास कोई ज़मीन का एरिया पहले इस तरह करके था, आपने इसको खुद से तोड़ना शुरू किया कि ये लाइन इधर से अगर स्ट्रेट करते हैं तो पोर्शन थोड़ा सा इधर से उधर, ये पोर्शन उधर इंक्लूड कर दें, तो ये ताकि ये इधर से भी स्ट्रेट हो जाए, इधर से भी स्ट्रेट हो जाए और इधर से भी स्ट्रेट हो जाए। तो इस टाइप का पोर्शन आप बना रहे होते हैं उसका एरिया को, ताकि मुनासिब सी फिगर उसकी बन सके। मीन्स उस एरिया को हम एवरेज वैल्यू कहते हैं। फार्मूला क्या है, एवरेज वैल्यू ऑफ एफ दैट इज़ इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, जिस लिमिट पे आप इंटीग्रेट कर रहे हैं। मीन वैल्यू भी इसको कहते हैं, एवरेज वैल्यू भी कहते हैं। ये इसने पोर्शन यहाँ पे डिस्क्राइब भी किया हुआ है कि आपका इंटीग्रल जो है वो क्या आ रहा है, ये सेमी सर्कल आ रहा है, इंटीग्रल जो है वो सेमी सर्कल आ रहा है। जब आप उसको इंटीग्रेट करते हैं ना, एरिया देखें 2 पाई आ रहा है, 2 पाई, लेकिन जब आप उसकी एवरेज वैल्यू को निकालते हैं, एवरेज वैल्यू क्या आती है, पाई बाई 2 आती है। तो आपके पास वो रेक्टेंगल आती है एक किस्म की, देखें रेक्टेंगल आ रही है, -2 to 2, और ये रेक्टेंगल डॉटेड लाइन में उसने ड्रा की हुई है। तो ये उसने उसको सम इधर जो है ना थोड़ा सा आप ये कह लें कि अप्रॉक्सीमेट कर दिया कि एवरेज ये इसकी वैल्यू एरिया आ सकता है, इक्वल साइड्स और इक्वल लेंथ्स के कॉरस्पॉन्डिंग। फार्मूला बस इसका माइंड में रख लें। अच्छा, एक चीज़ इसमें है, इस टाइप के इंटीग्रल्स को कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो मॉड ऑफ एक्स है, एनीवन? -1 to 0 कर लेंगे, ब्रेक करेंगे मतलब।
इंटीग्रल को ब्रेक करेंगे, -1 to 0 इसकी वैल्यू क्या लेंगे? -x हाँ जी। और उससे आगे क्या लेंगे? +x 85 के बारे में बता सकते हैं क्यों ज़ीरो होगा? cos 0 1 होता है। अक्सर हबीब है। जी सर ये इवन फंक्शन है और इवन फंक्शन इसको सर ये इवन फंक्शन है -π to π इसकी लिमिट फिर 0 हो जाता है इंटीग्रल। और अगर आप अभी ऊपर वाली प्रॉपर्टीज़ देखें, अभी एक जगह पे मैं प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को दिखा रहा था, वहाँ पे इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टीज़ बताई जा रही थी उनमें एक प्रॉपर्टी थी, ये अगर आप सही नहीं, ये नहीं है, ये थोड़ी ठीक है, वो डिफरेंट है, सेम लिमिट से सेम लिमिट तक है। जी सर इसका यही है कि इवन फंक्शन है वो cos ऐसे प्रॉपर्टी आगे साइन आती है, यहाँ मैं देख रहा था वो प्रॉपर्टी आगे आती है, चलें उसको मैं वापस आके फिर बता देता हूँ। और इसमें से कोई इम्पोर्टेंट इस टाइप का जो क्वेश्चन ट्रिकी टाइप का हो, ठीक है ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। अच्छा, मीन वैल्यू थ्योरम इसमें कैसे एग्जिस्ट कर रहा है? मीन वैल्यू थ्योरम ये कहता है कि अगर हम उसकी एवरेज वैल्यू लेते हैं तो वो उसके दरमियान में किसी एक पॉइंट पे उसकी फंक्शन की वैल्यू होगी। ये भी आप देख सकते हैं आप, जैसे मैंने ये ग्राफ बताया आप लोगों को इधर से, जैसे वो बुक वाले ने एक सेमी सर्कल वाला भी ड्रा किया हुआ था, आपको वहाँ पे क्लियर हो रहा है कि उसकी सेमी सर्कल अगर मैं ड्रा करता हूँ यहाँ पे, तो सेमी सर्कल ऐसे उस टाइप का बन रहा था, इसके एरिया जो है वो 2π आ रहा था, उसको जैसे भी वो इंटीग्रेट कर रहा है। अब जो उसकी वैल्यू आ रही थी, एवरेज वैल्यू, वो क्या आ रही थी? वो आ रही थी π/2। तो अब देखें π/2 इसी के अंदर ही कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, ये ऐसे आ रहा है ना। तो अब ये देखें इसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू आएगी, वो कोई ना कोई ऐसा सी ज़रूर एग्जिस्ट करेगा जिसके ऊपर वो आंसर क्या दे रहा होगा, फंक्शन π/2 आंसर दे रहा होगा। तो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो एवरेज वैल्यू है वो रेंज ऑफ एफ में मौजूद होगी, बेसिकली वो ये कह रहा है। जो एवरेज वैल्यू है फंक्शन की वो कहाँ पे मौजूद होगी? वो उसी फंक्शन की रेंज में मौजूद होगी, वो आउटसाइड नहीं जाएगी। वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि उसी फंक्शन की डोमेन के अंदर एक सी मौजूद होगा जिस पे फंक्शन की वैल्यू वो π/2 आ रही होगी, वो एवरेज वैल्यू आ रही होगी। ये मीन वैल्यू थ्योरम ये कहने की कोशिश कर रहा है। If f is continuous on AB, then at some point C in AB, average value is equal to f of C. इस तरह के क्वेश्चन जहन में रखें कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है और उसका इंटीग्रल उसके अंदर क्या है, ज़ीरो है, और हमें लिमिट्स भी नॉन इक्वल है, मींस ए ऊपर तो ये था ना कि अगर लिमिट्स इक्वल हो जाए तो फिर वो इंटीग्रल हमेशा ज़ीरो होता है। यहाँ पे उसने साथ बता दिया कि ए और बी इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है, तो फिर वो कहता है कि अगर फंक्शन का इंटीग्रल ज़ीरो है, जिसका मतलब उसके दरमियान में इस इंटरवल के अंदर किसी जगह पे वो फंक्शन जो है वो ज़ीरो ज़रूर है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, बहुत इससे एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा बनाए जा सकते हैं। इसके एग्जांपल्स इसकी ज़रूर करें, अभी एक दो क्वेश्चंस आगे भी आएंगे। ये देखें, अगर ए पार्ट आप देखें, इसको बहुत सिंपल वे में इसको सॉल्व करना होता है आप लोगों ने। इसमें d/dx ऑफ इंटीग्रल a to x cos t dt, आपने जस्ट एक ट्रिक इसमें ज़हन में रखनी है। बहुत सारे एमसीक्यूज मेरे पास भी इसके पड़े हैं, मैं आप लोगों को शेयर करूँगा। इंटीग्रल a to x cos t dt, जो भी यहाँ पे आपका, अब इसको आपने इंटीग्रेट नहीं करना, छोड़ें, इंटीग्रेट करने को छोड़ें, जस्ट ये करें कि जो वेरिएबल यहाँ पे आ रहा है ना उसको इसके साथ रिप्लेस कर दें, इधर जो वेरिएबल आ रहा है उसके साथ रिप्लेस कर दें, ये cos x आ जाएगा, इसके साथ जस्ट रिप्लेस कर दें, इंटीग्रल और डेरिवेटिव दोनों ख़त्म कर दें, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। और फर्ज करें ऐसे कहा जाता है, फर्ज करें ऐसे, एक मिनट, एक दो क्वेश्चन में से थोड़े से चेंज कर देता हूँ।
सपोज आपको ये कहा जाता है कि एफ ऑफ टी जो है वो इक्वल टू है, एफ ऑफ एक्स, सॉरी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है ए टू एक्स cos t dt, then find f dash at suppose 0, बस करें ये कहा जाता है जी। डायरेक्टली आप इससे कैसे फाइंड करेंगे, 1 कैसे करेंगे, यही देखें ना, यही चीज़ देखें। आप इसका डेरिवेटिव किसकी इक्वल है, cos x की इक्वल है। आपने डेरिवेटिव की वैल्यू किस पे चेक करनी है, 0 पे चेक करनी है। तो आपने उसके अंदर डायरेक्ट डेरिवेटिव के अंदर वो वैल्यू पुट कर देनी है। क्वेश्चन थोड़े से मैं और एक दो डिस्कस कर देता हूँ इसी हवाले से। g ऑफ x आपको गिवन है सपोज 0 to x x स्क्वेयर प्लस 2x सॉरी t स्क्वेयर प्लस 2t dt है, वेरिएबल चेंज करना है। g डैश एट बस करें -1 का आ देता है, तो -1 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 जी बिल्कुल ठीक है आपने। -1 स्क्वायर करेंगे और 2 इंटू -1 करेंगे, 1 - 2 जो है -1 आ जाएगा। इस तरह के MCQs बन सकते हैं, ज़रूर इससे प्रैक्टिस करें। यही 3-4 क्वेश्चन इसी तरह के हैं। यहाँ पे उसने जस्ट डेरिवेटिव का है, उसने आगे वैल्यू नहीं की, डेरिवेटिव जस्ट कहा है कि इनके डेरिवेटिव फाइंड करें। तो फर्स्ट पार्ट में आपको पता है इसका डेरिवेटिव cos x आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बी पार्ट में 1/1 + x², इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 3t sin t, ऐसे ही आएगा। 3x sin x आ जाएगा। -3x sin x आएगा। जब अपर लिमिट हो तो फिर प्लस में आता है, और जब लोअर लिमिट हो तो फिर माइनस में आता है। ठीक है, क्योंकि हमने उसकी लिमिट्स चेंज करनी है ना। असल फार्मूला किसके लिए है, असल फार्मूला है a to x के लिए, ये किसके लिए है x to a के लिए, x to 5 के लिए। तो हम इसकी लिमिट्स चेंज करेंगे तो साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा इस सी पार्ट में। सी पार्ट में देखें ना, सी पार्ट में जब हम लिमिट्स इसकी चेंज करेंगे तो 5 to x करेंगे ना, a to x, तो लिमिट्स चेंज करने से साथ माइनस आ जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा -3x sin x। इसी तरह यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करेंगे cos x² हो जाएगा, साथ 2x भी आएगा क्योंकि उसके एंगल का डेरिवेटिव भी साथ लेना है आपने। अच्छा जी, ये तो बहुत वैसे दूसरा क्वेश्चन है कि आप इंटीग्रेट करते हैं और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं, इसमें कुछ देखने वाली बिटवीन द जो एरिया होता है उसमें आपने क्या करना होता है, उसको इंटरसेक्ट करना होता है उस दूसरी लाइन के साथ या दूसरे ग्राफ के साथ। जैसे यहाँ पे कहा गया कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस एंड द पैराबोला। तो पैराबोला को आपने क्या करना है, पैराबोला का आपने 0 चेक करना है, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ आपने इसका इंटरसेक्ट करना है ना। तो आपने ये देखना है कि ये जो पैराबोला गिवन है ये एक्स एक्सिस को कब कट करेगी, ये एक्स एक्सिस को उस वक्त कट करेगी जब y 0 होगा। y को 0 पुट करें। नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन में मैं सेकंड ईयर में जब करा रहा होता हूँ तो मैं तो उनको पहले ग्राफ ड्रा कराता हूँ, ग्राफ साथ देख लें इस पैराबोला का या जो भी कर्व के मैंने उसका ग्राफ देख लें, वहाँ से समटाइम ईजी रहता है क्वेश्चन सॉल्व करना। आपको लिमिट्स ईजिली आइडिया हो जाता है कि आपने कहाँ से कहाँ क्या फंक्शन कंसिडर करना है और लिमिट कौन सी लेनी है। तो बेटर ये है कि आप, क्योंकि पैराबोला का टॉपिक भी आप पढ़ चुके हैं, तो इसमें पैराबोला को एक फर्जी करके थोड़ा सा स्केच बना लें कि ये क्या होगी, अपर होगी, लोअर होगी, या राइट होगी, लेफ़्ट होगी, किस तरह से ओपन होगी, किस जगह वाई एक्सिस को कट करेगी, किस जगह एक्स एक्सिस को कट करेगी। तो सम इस तरह करके आप इसमें ज़रूर बना लिया करें। अब इसमें देखें ना, ये जो मेथड है ना पैराबोला को ड्रा करने का, ये जो इसने इस बुक वाले ने यूज़ किया है, इसने क्या किया है, फैक्टर्स बनाए हैं इसके। ठीक है जी, फैक्टर्स बनाने के बाद उसको पता चल गया कि एक इसका फैक्टर है x+3 और एक है 2 - x। तो उसने यहाँ से ये गैस कर लिया कि ये जो पैराबोला है ये x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट करेगी, एक -3 पे कट करेगी और एक +2 पे कट करेगी। आप चाहें तो दूसरी फॉर्म बना लें पैराबोला की जो आपने उधर लेक्चर में सुनी थी, आप चाहें तो इस फॉर्म में भी इसको ड्रा कर सकते हैं डिटेल में। जब आपको ये मिल जाएंगे
तो अब आपने इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देना, लिमिट्स आपको पता चल जाएंगी तो आप इजीली कर सकते हैं आगे। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन याद रख लें कौन कौन सी हम यूज़ करते हैं। एफएससी में अगर आप लोग पढ़ा चुके हैं तो मुझे बताएं, अदरवाइज़ मैं आपको बताता हूँ जी। सब्स्टिट्यूशन कौन कौन सी, एक होती है एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। चले मैं लिख ही देता हूँ, साथ साथ आप मुझे लिखाते जाएं, अगर जिनको आती है वो लिखाते जाएं, बाकी जिनको नहीं आती वो उसको और से देखें। एक जब फॉर्म बन जाती है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस फॉर्म में आप क्या पुट करते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, साइन ये भी थीटा। पुट कर सकते हैं। और दूसरी क्या है, ए कॉस थीटा। नॉर्मली हम कौन सी यूज़ कर रहे होते हैं, साइन थीटा वाली यूज़ कर रहे होते हैं। दूसरी है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस फॉर्म में हम क्या पुट कर रहे होते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए सीकंड थीटा, इसमें भी कोसीकंड थीटा पुट किया जा सकता है। उसके बाद थर्ड जो है वो है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अब इसमें स्क्वायर रूट भी आ सकता है, स्क्वायर के बगैर भी आ सकता है, कोई भी केस हो सकता है। एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। और सिंपली जब आपके पास स्क्वायर रूट आ रहा हो, फर्ज करें आपके पास ए प्लस एक्स आ रहा है, तो आप इसमें क्या करते हैं, आप इसमें ये सपोज कर लेते हैं टी इज़ इक्वल टू ए प्लस एक्स या टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स, कुछ भी आप इन दोनों में से सपोज कर सकते हैं। टी इज इक्वल टू ए प्लस एक्स, ये नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन है, इसको आप यूज़ करते हैं। मेन सब्स्टिट्यूशन है वो ज़रूर माइंड में रखें। चेन रूल में आप कैसे सब्स्टिट्यूशन कर रहे होते हैं ये आप लोगों को आना चाहिए, अगर नहीं आता तो बेशक पूछ सकते हैं, बट होप्स वो आप लोगों को आता होगा। कोई फार्मूलाज यूज़ कर रहे हैं, कोई मुझे नहीं लगता इसमें कोई ऐसी चीज़ है। इसको लाइट नहीं लेना बस आप लोगों ने, मैं स्किप कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों ने इन चीज़ों को लाइट लेना है। अगर तो कॉलेज टीचर हुआ तो उसने एफएससी के क्वेश्चन इस तरह के पिक कर लेने और आप लोग वहाँ पे बैठे होंगे। आप लोगों ने क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की होगी, प्रैक्टिस के बगैर तो आप मैथ नहीं आती ना, चाहे पीएचडी कंप्लीट भी कर लें, प्रैक्टिस के बगैर तो नहीं आती ना। तो अगर आप लोगों ने नहीं किए होंगे, डेरिवेटिव भी नहीं किया होगा ना हाथ से एक बार, तो पेपर में नहीं होगा, गलतियाँ होंगी वहाँ पे जल्दी काम करना है, इसलिए प्रैक्टिस हर चीज़ की करें। हर टाइप की जो क्वेश्चन हैं, हर टॉपिक के हवाले से जो क्वेश्चन हैं उनको ट्राई एक बार ज़रूर करें, चाहे वो एफएससी का है या वो एमएससी का है। ये थ्योरम इम्पोर्टेंट है, ये जो ऊपर आप बात कर रहे थे उस वक्त, ये थ्योरम उसके हवाले से है। थ्योरम में क्या स्टेटमेंट, अगर एफ जो है वो कंटिन्यूस है इस इंटरवल के ऊपर और सिमेट्रिक भी है इस इंटरवल के ऊपर, सॉरी इस सिमेट्रिक इंटरवल के ऊपर, ये इंटरवल सिमेट्रिक है, तो एफ अगर इवन है तो माइनस ए टू ए जो इंटीग्रल होगा वो 2 टाइम्स 0 टू ए हो जाएगा। जो माइनस ए टू ए इंटीग्रल होगा वो 2 टाइम्स माइनस ए 0 टू ए हो जाएगा। और अगर ऑड फंक्शन है तो उसका माइनस ए टू ए जो इंटीग्रल होगा वो 0 होगा। एक ट्रिक के तौर पे इस क्वेश्चन को यूज़ किया जा सकता है, जब क्वेश्चन वहाँ पे आ जाए जिसमें ऑप्शन 0 आ रहा हो तो आप उसको उसमें ये क्वेश्चन, ये जो थ्योरम में यूज़ कर सकते हैं। ये मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ, एरिया बिटवीन द कर्व। तो आप क्या करते हैं, जो ग्रेटर कर्व होती है जो, उसमें आप क्या करते हैं, उसमें से दूसरे को माइनस करते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स करते हैं तो एरिया बिटवीन द कर्व्स आपको मिल जाता है। ये जो चीज़ है ये पोलर कोऑर्डिनेट्स में जाके और डबल ट्रिपल इंटीग्रल्स में जाके बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। ये इसमें असल प्रॉब्लम आ जाती है, क्वेश्चन जब आ जाते हैं लेमिकॉन और इस टाइप की फिगर्स बन के आ जाती हैं।
81, क्या ये ट्रू है? दोनों में से कौन सा ट्रू है? जस्ट ये बता दें। दोनों ही ट्रू नहीं है, उसके ऊपर कुछ पूछा। फर्क तो नहीं है। अच्छा एक मिनट, ये किसकी बात कर रहा है? हाँ ये इसकी बात कर रहा है कि इसके हवाले से कौन सा होगा जो इसका रीजन। अच्छा ठीक है, ये और चीज़ है, ग्राफ की तरफ चला गया, छोड़ें इसको। ये रिजल्ट्स, ये रिज़ल्ट देख लें ना। अगर f कंटिन्यूस है तो इन दोनों फंक्शंस का इंटीग्रल इक्वल आएगा उसी इंटरवल के ऊपर, f ऑफ x का और f ऑफ 1 माइनस x का। चैप्टर 5 एंड हुआ, चैप्टर 6 पे चलते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। रोटेशन अबाउट द एक्सिस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड नॉन इंटीग्रेबल क्रॉस सेक्शनल एरिया फ्रॉम x इक्वल टू a इज द इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म। वॉल्यूम अगर हमें ऐसे का फाइंड करना हो जिसको किसी के अबाउट हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका चेक करना हो, तो वो उसी उस जो पोर्शन है या जो भी आप फर्ज कर लें प्लेन है या जो भी इस टाइप की चीज़ है सॉलिड, उसकी हम क्रॉस सेक्शन का एरिया फाइंड करते हैं और उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इसकी 2-3 एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। यही देख लें, pyramid has a square base 3 meters. The cross section of pyramid perpendicular to the altitude x meters down from the vertex is a square x meters on side and the volume of pyramid. पढ़ें इसको, अगर नहीं समझ आती तो फिर मैं आपको समझा देता हूँ। शॉर्ट सा क्वेश्चन है इसलिए इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर देखने। तो इसका वॉल्यूम एक्सिस के लिए आ गया इसमें। एरिया, वो जो पोर्शन है ना जहाँ से क्रॉस सेक्शन इसका करना है, उस पोर्शन का हाँ इसने जी। एरिया एक्स स्क्वायर लिया हुआ है। उसकी साइड्स एक्सपोज कर ली ना, क्योंकि वो स्क्वायर है, स्क्वायर फिगर है, तो उस पोर्शन उस पोजीशन पे जो उसका एरिया है वो उसने सॉरी लेंथ उसकी एक्सपोज किया, तो उसका एरिया जो है वो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सही। लेकिन ना पिरामिड की जो ये सेक्शन, ये जो क्रॉस सेक्शन इस तरह करके बनते जाएंगे, इनकी लेंथ तो कम ज़्यादा होती जाएगी ना, कम ज़्यादा होती जाएगी। 3 तो इसकी बेस में है, जब इसको इधर लेके जाएंगे तो वो कम होती जाएगी लेंथ। तो उसने एक आर्बिट्रेरी सपोज कर लिया कि उसके किसी भी पोजीशन पे जो लेंथ होगी क्रॉस, वो जो बेस के कॉरस्पॉन्डिंग, वो सपोज कर ली कि वो एक्स है। उसका एरिया फिर क्या बनेगा? वेरिएबल बनेगा, ज़ाहिर बात है, क्योंकि हम इसको ऐसे वेरिएबल के तौर पे इस पोर्शन को देख रहे हैं। वेरिएबल के तौर पे उसका एरिया आ जाएगा, वो a ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब उसके वॉल्यूम के कॉरस्पॉन्डिंग उसका ये आगे उसने कैलकुलेट कर लिया।
उसमें कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं है, मैं आगे चलता हूँ, उसमें कोई रिज़ल्ट आता है तो फिर उसको देख लेते हैं। अगर दो इसमें भी वही चीज़ है कि अगर दो पोर्शंस के दरमियान आपने उसका मीन सपोज दो सर्कल्स हैं उनके दरमियान में या कोई दो स्फेयर्स हैं उनके दरमियान में इस तरह करके वॉल्यूम फाइंड करने को कहा गया है, तो दोनों का आपने ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट करना है, जो अपर होगा उसमें से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर देना है, मीन्स आउटर और इनर में से इस तरह सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये ज़्यादा ग्राफिकल है, डिस्कशन भी ज़्यादा है यहाँ पे, इसलिए मैं इनको थोड़ा बहुत स्किप करता जा रहा हूँ। यस, ये चीज़ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लेंथ ऑफ अ पैरामीट्रिक कर्व, अगर आपके पास एक कर्व डिफाइन की गई है और उन दोनों के कंटिन्यूस डेरिवेटिव्स हैं और दोनों एक ही वक्त में उस इंटरवल के ऊपर ज़ीरो भी नहीं है, तो उस जो कर्व है उसकी लेंथ का फार्मूला क्या होगा? ए टू बी एफ डैश ऑफ टी स्क्वायर प्लस जी डैश ऑफ टी स्क्वायर और स्क्वायर रूट ए टू बी, उसको इंटीग्रेट कर देना है। मीन्स ये अगर मैं इसकी कर्व की एग्जांपल लूँ, ये जो कर्व है सपोज ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे जैसे एंड हो रही है, तो इसकी लेंथ आपने अगर फाइंड करनी हो, पहले हम एरिया की बात कर रहे थे, अब लेंथ अगर फाइंड करनी हो तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्वियसली कर्व अगर है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पैरामीट्रिक फंक्शन आपको मिल सकता है। पैरामीट्रिक फंक्शन की दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक एक्स और वाई, तो उसमें जो है आपके पास क्या होंगे, वो जो पैरामीट्रिक फंक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास कंपोनेंट्स आ रहे हैं, आपने क्या करना है, उन दोनों के डेरिवेटिव्स लेने पैरामीटर के रिस्पेक्टिवली और उनका स्क्वायर ऐड करके और स्क्वायर रूट और इंटीग्रेट कर देना। अब यहाँ पे तो इसने एफ़ और जी यूज़ किया, आपके लिए ज़्यादा इजी आई थिंक एक ये फॉर्म ज़्यादा इजी रहेगी आप लोगों के लिए कि लेंथ किसकी इक्वल है, लेंथ जो है वो इक्वल टू ए टू बी डी एक्स का टी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, वाई का टी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ये डी का भी क्वेश्चन है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री का भी ये क्वेश्चन है, वहाँ पे भी ये चीज़ आ जाती है कि लेंथ किसकी इक्वल होती है। डिफरेंट फॉर्म्स में अगर फंक्शन के मैंने तो डिफरेंट फॉर्म्स में उसका फार्मूला भी चेंज हो जाता है, एफ जी की फॉर्म में है तो वो ऊपर वाला फार्मूला, एक्स और वाई की फॉर्म में है तो ये वाला फार्मूला। इसी तरह वेरिएबल भी चेंज हो सकता है, टी हो सकता है, थीटा हो सकता है, जो पैरामीटर है बीच में। द लेंथ ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर डिफाइंड बाई द पैरामीट्रिक, ये इस तरह करके डिफाइन की गई। इसकी लेंथ का मैं कैलकुलेशंस अब नहीं देख रहा, अगर आपको समझ नहीं आती तो पूछ सकते हैं आप लोग बीच में, कैलकुलेशंस तो बहुत स्ट्रेट अवे है, देख लें आप इसको। दोनों जो कंपोनेंट्स हैं उनके डेरिवेटिव्स लिए हैं और वहाँ पे पुट कर लिए हैं, इंटीग्रेट करना है आपने 0 to 2 पाई तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से तो ज़रूर इस चीज़ को देखें जी। पूछें कोई क्वेश्चन है तो। लेंथ का क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, एमसीक्यू भी बनता है, तो इसलिए क्वेश्चन ज़रूर गौर से देखें। अब एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में अगर आप इसका जो है वो चेक करना चाहें, एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में होते हैं 1 प्लस एफ डैश ऑफ एक्स होल स्क्वायर। ये मैंने कहा था ना, डिफरेंट फार्मूला यहाँ पे आ जाता है। एफ इज़ कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल ऑन द क्लोज इंटरवल लेंथ ऑफ कर्व वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फ्रॉम एक्स इक्वल टू ए टू बी। इसका इंटीग्रल ये जो फार्मूला है वो 1 प्लस एफ डैश ऑफ एक्स होल स्क्वायर। 3 फार्मूलाज अभी तक हमने जो कर्व है उसको इंटीग्रेट करने के देखे हैं, उसकी लेंथ फाइंड करने के देखे हैं। 3 फार्मूलाज कौन कौन से हैं? फर्स्ट हमने देखा एफ और जी की फॉर्म में, अगर हमें फंक्शंस के मान हो, अगर हमारे पास एक्स कंपोनेंट जो है वो एफ ऑफ टी हो, वाई कंपोनेंट अगर हमारे पास जी ऑफ टी हो, तो इसको इस फॉर्म में लेंथ जो है वो इक्वल टू ए टू बी एफ डैश ऑफ टी स्क्वायर प्लस जी डैश ऑफ टी स्क्वायर, स्क्वायर रूट इसका और डी टी। ये फर्स्ट फार्मूला। अगर आपको x और t की फॉर्म में डायरेक्ट, x और y की फॉर्म में डायरेक्ट करना है तो फिर a टू b
आप इसको ये भी लिख सकते हैं dx/dt²। अब इस स्क्वायर का मतलब ये नहीं है कि सेकंड डेरिवेटिव, इसका मतलब है कि जो आंसर आया है उसका आपने स्क्वायर कर देना है। और उसके बाद जो थर्ड है, थर्ड अभी जो हमने f ऑफ x की फॉर्म में अगर हमें फंक्शन गिवन हो तो 1 प्लस एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर और dx यहाँ पे। ये भी ये है कि अगर आपको x इज इक्वल टू वाई की फॉर्म में गिवन है तो वो ऑब्वियसली आपने वेरिएबल को चेंज कर दिया, तो वो उसमें तो कोई फ़र्क नहीं आएगा। मूवमेंट्स एंड सेंटर ऑफ मास फिज़िक्स की टर्म्स में मैं इन टर्म्स को एक्सप्लेन कभी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी फ़िज़िक्स वीक है। मैं आपको इनके फार्मूलाज की तरफ ही लेके जा सकता हूँ। आप लोग 2-3 अप्लाइड के बैठे हैं तो आप हो सकता है मुझे बता दें कि मूवमेंट्स क्या होता है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, बट मुझे ये ना फिज़िक्स उस वक्त समझ आएगी ना अब आती है। तो फार्मूलाज की तरफ मैं लेके जा सकता हूँ। जस्ट यही फार्मूलाज हैं। मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन अगर आपने करना है, इंटीग्रल एक्स डेल्टा, डेल्टा मींस डेंसिटी, यहाँ पे आई थिंक सो है डेंसिटी फंक्शन है, ठीक है जी। आई ये मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन मैस अगर आपने उसका फाइंड करना है तो वो डेंसिटी फंक्शन का इंटीग्रल ले लें। आपके फिजिक्स में फार्मूला क्या होता है, मैस इज इक्वल टू डी वी होता है ना, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। पता नहीं तो। जी कोई और? आई थिंक यही होता है, एम इज इक्वल टू डी वी होता है। तो ये देखें मैथ्स उसी तरह आ रहा है ना, ये डेल्टा डेंसिटी और इंटीग्रल हमने उधर देखा है कि उसको जब एरिया को इंटीग्रेट करते हैं तो वो वॉल्यूम ही आता है, उसी टाइप का फार्मूला बन रहा है। सेंटर ऑफ मास यहाँ पे एक कंपोनेंट को डिस्कस कर रहा है, एम नॉट ओवर एम, मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन डिवाइडेड बाई एम। अक्सर ये फार्मूला ज़रूर याद रखें आप भी मेरी तरह फिज़िक्स में आप बाकी वीक है मेरी तरह ही, लेकिन ये फार्मूला ज़रूर याद रखें, ये अगर क्वेश्चन जी आ जी, जाता है। हाँ जी। तो ये मैकेनिक्स में भी पढ़ाते हैं ये। लेकिन मुझे इनके कॉन्सेप्ट्स कभी नहीं क्लियर हुए कि सेंटर ऑफ मास क्या चीज़ होती है, और बस तो फार्मूला तभी हम प्योर में गए थे। जी। अच्छा जी, आगे ये देखते हैं। ये डबल इंटीग्रल में भी ये तीनों फार्मूलाज फिर से आ जाते हैं वहाँ के, क्योंकि हमारे पास 2 एक्सेस आ जाते हैं, फिर ट्रिपल इंटीग्रल में 3 एक्सेस आ जाते हैं, तो वहाँ पे 3 सेंटर ऑफ वो मूवमेंट्स अबाउट द ओरिजिन, मूवमेंट्स अबाउट द एक्स एक्सिस, मूवमेंट्स अबाउट द वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस वो भी आ जाते हैं। तो सेंटर ऑफ मास के 3 कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। यहाँ पे सिंगल कोऑर्डिनेट आता है एम नॉट ओवर एम। ठीक हो गया जी। अच्छा जी चलिए एक एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। सेंटर ऑफ शो दैट, अच्छा ये तो शो वाला है, शो वाला है। अच्छा जी वाई हैट क्या चीज़ है, वाई टिल्डा, जी हाँ जी। अक्सा के अलावा बाकी कोई क्लास में नहीं है? अटेंडेंस हो चुकी है, आप लोग जा सकते हैं।
सर नहीं समझ आ रही इसकी। हफ्सा, रोहीन, सादिया, साजिदा, राहेहा। जी सर। जी सर। सादिया जिंदा होने के लिए नहीं क्या आता करें? है। एक आता है सर। चले जी, जस्ट देख लेते हैं, मुझे खुद नहीं पता इस चीज़ का। टिल्डा एक्स टिल्डा क्या है और वाई टिल्डा क्या है? आ जाओ। हाँ जी, क्लास चल रही है। वेलकम। सिखाओ। और नहीं नहीं खाओ तुसी। गुजरा वाला तो बंदा हिंदी गल करे। नहीं गुजरा वाला। ठीक। जी, कुछ जहन में नहीं आया क्या चीज़ होती है? ये इसने कुछ लिखा है, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ टिपिकल स्ट्रिप इज दिस। रोहीन और सादिया रिसर्च कर चुकी हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स में। सादिया, रोहीन, ये आपकी प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रही। चल फिर आप लोग इसको सर्च करें और मुझे भी बताएं कि ये वाई टिल्डा और एक्स टिल्डा इसने कैसे यूज़ किया और कैसे आए। इससे आगे तो कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं है। फार्मूलाज हमने देख लिया। सेंट्रॉइड क्या होता है? मोमेंट अबाउट द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वहाँ पे हमने ऊपर जो फाइंड किए उनके जो दोनों कोऑर्डिनेट्स होते हैं। एरिया ऑफ द सरफेस फॉर रेवोल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस, अगर अबाउट एक्स एक्सिस आपने उसको रेवोल्यूशन लेनी है तो वाई मल्टीप्लाई करना, मैंने याद इस तरह रखा हुआ है। अगर अबाउट एक्स एक्सिस आपने उसकी रेवोल्यूशन लेनी है तो 2 पाई वाई आएगा। आगे फार्मूला जो है वो 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स होल स्क्वायर। अगर अबाउट एक्स एक्सिस आपने उसकी रेवोल्यूशन लेनी है। क्वेश्चन आगे गिवन है, इसी का एग्जांपल गिवन है, देख लें, पूछें। अगर समझ नहीं आती मुझे बताएं क्या है इसमें। खराब है ये समझ। सर इतने सीधे तो कभी नहीं सवाल आते होंगे कि उसमें, ये तो सब कुछ ही पता है फिर। अक्सर ऐसे नहीं होता ना। अब देखिए ना, ये क्वेश्चन वहाँ पे एमसीक्यू आना है ना, आपने सॉल्व करके तो नहीं देना ना, हाँ जी। एमसीक्यू आना है। तो वो कोई एक एक जो है ना अगले बंदे को मतलब एग्जामिन करने के लिए क्या होता है कि शॉर्ट ट्रिक इसके पास है कि नहीं। दूसरा क्या होता है कि ये लेंथी क्वेश्चन को जल्दी कर सकता है या नहीं कर सकता। एक तो है शॉर्ट शॉर्ट वो कॉन्सेप्ट्स उसमें पूछ सकते हैं ना। दूसरा ये भी मेथड होता है ना जी कि सर। एक लेंथी क्वेश्चन थोड़ा सा हो, उसको जल्दी से कैसे करेंगे आपके। अगर ये वैसे करते हैं तो आपके 1.5 मिनट लगेंगे मिनिमम, बट वहाँ पे आपके पास टाइम हाँ है जी। 20 to 30 सेकेंड्स। तो ये भी तो एक एग्जामिनेशन है आपका, इस लिहाज से ये सही सर। क्वेश्चन है। ये इसी तरह अबाउट वाई एक्सिस जब आप इसको रोटेट करते हैं, रेवोल्यूशन लेते हैं एरिया सरफेस एरिया, तो आप उसमें एक्स मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने इसी तरह से याद रखा हुआ है कि अबाउट एक्स एक्सिस करना है तो वाई मल्टीप्लाई करना है,
अबाउट वाई एक्सेस करना है तो एक्स मल्टीप्लाई करना है, बाकी फार्मूला आप स्ट्रेट अवे देख सकते हैं, दोनों के सिमिलर है उसका। अच्छा, अबाउट वाई एक्सेस करना है तो डी वाई के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना है, अबाउट एक्स एक्सेस करना है तो डी एक्स के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना है। दोनों को उसने दोनों फार्मूलाज को इकट्ठा कर दिया यहाँ पे। सलाम। फोर्स का इंटीग्रल वर्क डन, फार्मूला जस्ट डिटेल में नहीं जाना फिर से। ये हमें थोड़े बहुत देखने पड़ेंगे, ट्रांसडेंटल फंक्शंस ये थोड़े से इसमें मुश्किलात आ जाती होती हैं। ट्रांसडेंटल फंक्शंस नॉर्मली क्या होते हैं, कोई आप जनरली बता सकते हैं, कोई एक ट्रांसडेंटल फंक्शन बता दें। साइन है, साइन है, ट्रिग्नोमेट्रिक Yes. फंक्शन sin x cos x। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं ये ट्रांसडेंटल फंक्शंस हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ये सब आते हैं ना ट्रांसेंडेंटल में। जी, ये ओवरव्यू में उसने डेफिनेशन भी बताई हुई है। ठीक है, वो जो एक्सा अबीब का क्वेश्चन बार बार आ रहा था, आई थिंक सो यहाँ पे उसका शायद आंसर मिल जाए। इनवर्स फंक्शन की तो बात कर रहे हैं। ये मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था, इसमें आगे वो आ रहा था रिजल्ट एक, जो कल मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये डिवाइड हो जाते हैं, शायद यहाँ पे आ रहा था। मैंने स्क्रीनशॉट वैसे उधर तो शेयर कर दिया था आप लोगों को कि लॉग का जो चौथा रूल होता है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया जा सकता है, बेस सेम करके उनको डिवाइड कर देते हैं दोनों को। प्रैक्टिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहाँ पे यूज़ करते हैं? सर आपकी आवाज़ कम आ रही है बहुत। मैंने कहा प्रैक्टिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं? अगर एक अप्लाइड मैथमेटिक्स में, अप्लाइड सब्स्टिट्यूट की नहीं बात करते हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स में एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहाँ पे यूज़ करते हैं? रिसेंटली आपने कहीं पे इसका जो है वो क्या कहते हैं इसके बारे में को डिस्कशन सुनी हो मैथ के अलावा किसी बंदे से? जी, इकोनॉमिक्स के किसी बंदे ने आपके सामने जिक्र किया हो, बायोलॉजी के बंदे ने कभी जिक्र किया हो कि एक्सपोनेंशियल आगे कुछ? जी तो मैथ वालों से सुना है। एक्सपोनेंशियल जब भी पॉपुलेशन ग्रोथ होती है ना किसी भी, या कोई स्प्रेड होता है, जैसे अभी कोरोना का स्प्रेड हुआ है, तो ये इसमें बार बार क्या कह रहे थे
इसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है इसमें। आपका वो जो ग्राफ था वो ऐसे ही इंक्रीज़ हो रहा था, सुबह शाम न्यूज़ पे यही वो सुनाते थे जी इतने ग्राफ ऊपर जा रहा है, इतना ऊपर जा रहा है, ग्राफ को फ्लैटन करने की कोशिश कर रहे हैं, ग्राफ को फ्लैटन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फंक्शन कौन सा था? एक्सपोनेंशियल फंक्शन था ना, क्योंकि इसमें सडन जंप आता है, सडन इंक्रीमेंट आता है, एकदम से ये ग्राफ वो ऊपर चला जाता है। तो कोरोना में भी यही हो रहा था, एक पेशेंट के कॉरस्पॉन्डिंग 10 हो रहे थे, तो वो मल्टीप्लिकेशन उसी तरह से हो रही थी जहाँ पे वर्ल्ड में हो रही थी। अगर पॉपुलेशन में आप बात करते हैं तो पॉपुलेशन में भी इसी तरह से आप डिस्कस कर रहे होते हैं कि फ़र्ज़ करें 2000 में पॉपुलेशन पाकिस्तान की और थी, अभी और है, मीन्स वो कहते हैं जी डबल हो चुकी है या इस तरह करके कुछ बताते हैं 1980 के बाद या कुछ इस तरह करके। पॉपुलेशन ग्रोथ भी इसी तरह से सडन उसमें जंप आता है, एकदम से इंक्रीज़ हो वो ज़्यादा हो जाती है। नॉर्मली जो फंक्शन है आपको पता है y इज इक्वल टू एक्स वाला जो फंक्शन होता है उसमें तो इतना इंक्रीमेंट नहीं आता, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसमें नहीं। अक्सा उस दिन आप, हाँ उस दिन आप कह रही थी, वो मुझे एग्जांपल आपने शेयर की थी, ये रिज़ल्ट उसमें आप यूज़ कर रही थी। ऐसे नहीं होता, ये ऐसे होता है कि Yes. आपका जो है ना ये ई उस वक्त आता है जब पावर में इन्फिनिटी बन रहा हो, पावर में जब इन्फिनिटी बन रहा हो तो फिर ई आता है। अगर यहाँ पे इन्फिनिटी बन रहा हो तो फिर वो ई नहीं आता, फिर आपकी क्योंकि पावर ज़ीरो हो जाती है, तो पावर ज़ीरो होने की वजह से वो जो है वो ज़ीरो, उसका वन आंसर आ जाता है वो, क्योंकि मैक्सिमम नंबर जितना भी ले लें उसकी पावर ज़ीरो ले लें तो वो वन आ जाता है। लेकिन अगर पावर में इन्फिनिटी आ रहा है तो फिर ये रिज़ल्ट आपका होल्ड करता है कि वो ई की इक्वल आ जाता है। Yes, sir. इनकी लॉग ज़रूर याद रखें। ये मैंने जैसे कहा है कि अगर वो बेसिक पूछ लेता है तो आप लोगों को वहाँ पे बेसिक ना आता हो, क्वेश्चन अगर पेपर टाइप ही चेंज हो जाए, बेसिक क्वेश्चंस आ जाए तो फिर वो क्या करेंगे आप लोग? एक्स ए पावर एक्स का डेरिवेटिव, ए पावर एक्स का डेरिवेटिव ए पावर एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ए, इसका इंटीग्रल ए पावर एक्स डिवाइडेड बाई नेचुरल लॉग ऑफ ए। मुझे भूल जाता है इसलिए मैं आप लोगों को साथ साथ बता रहा हूँ। लॉग के अंदर ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन है ए जो है वो नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ये बहुत जो है इम्पोर्टेंट है, पूछी जा सकती है एमसीक्यू में कि ये क्या होना चाहिए, एक्स क्या होना चाहिए। एक्स के ऊपर क्या कंडीशन होनी चाहिए? यहाँ पे पॉजिटिव लिखा है। जी, एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ सर एसएम यूसुफ की तरफ ना आ जाए। उसकी तरफ भी आ जाता है, अभी इसमें ये 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लें। ये रिज़ल्ट कल मैं जो डिस्कस कर रहा था, उसने ई बेस में दोनों को इंट्रोड्यूस करवा दिया और ऊपर वाले का नेचुरल लॉग नीचे वाले का नेचुरल लॉग यहाँ पे लिख दिया इसको, कल जो हम रिज़ल्ट यूज़ कर रहे थे। अच्छा जी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और देखिए ये एप्लीकेशन में आ गया। एसएम यूसुफ में
इसमें भी हमने डबल वेरिएबल्स कुछ स्किप किए हुआ, अगर आप लोगों ने आदिल के साथ कल कर लिया है तो फिर अगर आपको लगता है कि इनफ हो चुका है तो फिर उसको हम नहीं बाद में देखेंगे, क्योंकि थॉमस में ये 14 चैप्टर जाके बनता है डबल डेरिवेटिव डबल सेवरल वेरिएबल वाला या डबल वेरिएबल्स वाला। तो अगर उधर से आपको क्लियर हो गया कल के लेक्चर में तो ठीक है, अदरवाइज़ उसके साथ हम उसको ज़रूर देखेंगे। इसमें हम सेवरल वेरिएबल ये था ना, इसमें भी आगे अक्सर इंटीग्रल का चैप्टर ही है जो हम इधर भी देख चुके हैं। इसमें एक दो हाँ हाँ जी सर। इसमें टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन वही चीज़ है जो उधर भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इंटीग्रेशन ही का चैप्टर ही है। इसमें कोई ट्रिकी क्वेश्चन है तो आप, मुझे याद है यहाँ पे कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी आते हैं आगे जाके, अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन हैं तो उनको ज़रूर देख लें। इंटीग्रेशन के पार्ट्स तो कुछ नहीं है। पार्टीशंस वाला है क्वेश्चन यहाँ पे, इसमें एक दो क्वेश्चन मेरे पास एमसीक्यूज बने हुए हैं। आप इसमें से एमसीक्यू उधर क्या था मैं जब देख के बताऊँगा। हमने उन एमसीक्यूज को भी साथ ही सॉल्व करना है जब रियल और ये इंटीग्रल वाले क्वेश्चन करने हैं। इसमें एक बहुत ट्रिकी सा एक एमसीक्यू था पार्टीशन के हवाले से, मुझे भी याद नहीं आ रहा। अक्सर इसमें भी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि हम उसको एमसीक्यू के तौर पे देख लें। इसमें भी वही चीज़ है कि आप बेसिक फार्मूला जैसे इसका माइंड में रखें, कोई क्वेश्चन नहीं है इसका सच। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस 1 और 2 ये दोनों भी हम उधर देख चुके हैं। इधर से भी आपका ये, अब फिर इस तरह कर लेते हैं, ये चैप्टर आप लोग खुद इसका देखें, ये जो डेफिनेट इंटीग्रल का और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का जो दोनों चैप्टर्स हैं ये आप लोग खुद देखें इसका, और फिर मुझे बताएं कि इसमें से कोई प्रॉब्लम आप लोगों को आती है तो डिस्कस कर लेते हैं। इसको हम इंशाल्लाह अब सैटरडे को डिस्कस करेंगे, मेरे पास अभी टाइम सर इसका चैप्टर 4 नहीं खुलना? चैप्टर 4 क्या था चैप्टर 4 में? इंटीग्रेशन इनडेफिनिट इंटीग्रल्स है ना, ऐसे ही है ना, इनडेफिनिट इंटीग्रल था ना, तो वो तो हम देख चुके हैं। मतलब थर्ड से हम फिफ्थ पे आए ना, इसलिए हम पूछ रहे हैं। नहीं थर्ड से फिफ्थ तो नहीं आए, हमने फोर्थ किया है ना। फोर्थ में बता रहा हूँ ना कि हम उधर भी अभी थॉमस कैलकुलस में भी फोर्थ के कॉरस्पॉन्डिंग करते रहे हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रल को देख रहे हैं। ऐसे ही है अक्सर, मुझे चैप्टर नंबर याद नहीं रहते, मैं सिर्फ ऐसे ही है ना, वो चैप्टर नंबर्स याद नहीं रहता। अभी जो हम इनडेफिनिट इंटीग्रल जिसमें देख रहे थे वो वही था ना आपका, उधर से अभी थॉमस कैलकुलस में देख रहे थे, इधर से आते ही हमने फोर्थ चैप्टर स्टार्ट किया इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। जी सर। सर ये जो इसके 5 यूनिट में जो पार्टीशन का कंसेप्ट है ये हम रियल में डिस्कस कर लेंगे? हाँ जी उधर भी करेंगे, उधर भी करूँगा, उसके साथ ही एमसीक्यूज उसमें जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो एमसीक्यूज उसके साथ मैं डिस्कस करूँगा। उसमें पार्टीशन का कॉन्सेप्ट बाकी इसमें से एमसीक्यूज बन सकते हैं बहुत ज़्यादा। सर ईमान जी 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 सर। आप क्या कह रही हैं? मैं यही कह रही थी कि रियल में हम इसको डिस्कस कर लेंगे, तो अभी छोड़ दें इसे 5.1 जो नहीं ज़रूर देखें, अगर इसमें कोई बात लिखी हुई तो उसको ज़रूर देखें, मुझसे भी डिस्कस करें अगर उसमें कोई बात लिखी हुई है सच पार्टीशन के हवाले से। ओके एक मिनट, शायद
ओपन होते टाइम लगेगा। मैं भी आपको पार्टीशन के हवाले से एमसीक्यू दिखा देता, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें। ये पीसी थोड़ा स्लो है। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, ये आपने न्यूमेरिकल में ये मेथड्स पढ़े हैं अभी? हाँ जी सर, पढ़ लिए। जी सर। जी सर। इसका मतलब ये सारे जी आपके उधर सर। से हो गए हैं। जी सर, हो गया ये सारे। फिर भी आप लोग इसको जरूर। देख लेना कि अगर कोई रह गया हो इसमें से आपका उधर से, लेकिन इसमें थ्योरी ज़रूर पढ़ें, क्योंकि थ्योरी से ही एमसीक्यूज आते हैं ना। थ्योरीज इसकी ज़रूर पढ़ें, जो भी मेथड आप देख रहे हैं उसकी थ्योरीज देखें कि कौन सा किस से किस लिहाज से डिफरेंट है। ऑल्सो आपको आदिल ने उधर से करवा दिया होगा, लेकिन फिर भी हर बुक में कोई ना कोई चीज़ ऐसी मिल जाती होती है कि वो नहीं होती है उसके हवाले से। सिम्पसन रूल और ये सारे, ये 5 चैप्टर तो आपके इसके हो गए। ये अब हमारा नहीं, यही सेंड किए थे। दूसरी में से फिर देखेंगे साथ अब। ठीक है, फिर आप लोग इसको देखें। सैटरडे को फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। मैं आदिल से टेस्ट के बारे में भी बात करता हूँ। टेस्ट हम किस दिन रखेंगे, और सब्जेक्ट्स भी वही हैं जो डिसाइड होंगे। अभी मैंने आदिल से बात की है, वो उसका रिप्लाई नहीं आया। दोबारा मैं याद करवाता हूँ, तो टेस्ट के भी अनाउंस कर देते हैं। सर सब्जेक्ट कौन से होंगे? सब्जेक्ट्स जो उस दिन मैंने तो सोचे हैं, वेक्टर एनालिसिस, वेक्टर स्पेसेस सेकेंड ईयर, और 1 मिनट, मैंने जो आदिल को मैसेज किया था अक्सर किस दिन बात हुई थी हमारी इस टेस्ट के बारे में? सर 2-3 दिन पहले की बात है। और सर आप कंप्लीट सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं? सेकेंड ईयर कंप्लीट ही है हमारी, उसमें से क्या रह गया? मुझे अगर रह गया तो बता दें, उसको भी देख लेते हैं। वेक्टर, हाँ वेक्टर ही रह गया, वेक्टर्स जो सेकेंड ईयर में है। वेक्टर भी होगी है, मतलब हमने कर चुके हैं। वेक्टर एनालिसिस में चीजें कवर हो जाती हैं। यही 3 सब्जेक्ट्स मैंने आदिल से कहे थे कि वेक्टर एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा और सेकेंड ईयर की मैथ। न्यूमेरिकल भी साथ कर लेते हैं क्योंकि आपका उधर से वो हो चुका है। क्या कहते हैं? नहीं सर, ये आगे रखते हैं, ये काफी है 3। अच्छा जी, चले सर 3 काफी है। सही है। अभी तो डे भी डिसाइड करना ना, हो सकता है डेज ज़्यादा मिल जाए तो फिर 1 सब्जेक्ट इंक्रीज कर देते हैं। क्या ख्याल है? सर अगर पॉसिबल हो तो छुट्टी के बाद रखें, यानी कि फ्राइडे के बाद टेस्ट। अच्छा, फ्राइडे के बाद फोरम। जी सर। अच्छा, फ्राइडे शाम, या आप ये कह रही हैं कि सैटरडे को भी? सिर्फ सैटरडे को यानी कि टेस्ट हो।